नमस्कार सबको। आज हम ये कृषि पर चर्चा का एपिसोड 01 लेके आए हैं। पिछले एपिसोड में हमने अपना मिशन डिस्कस किया था कि क्या हमारा लक्ष्य है और कैसे हम आने वाले समय में जो प्रगतिशील किसान हैं उनको लेके आएंगे, जो किसान की क्षेत्र में या कुछ ऐसा कर रहे हैं ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के विकास में, जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान लेके आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम लेके आएंगे। आज हमारे साथ हैं अरविंद सिंह। सो एक बार मैं चाहूंगा शेफाली जी, आप भी थोड़ा बताइए बेसिक चीज की क्या क्या चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार। आज हम कृषि पर चर्चा एपिसोड 1 में अरविंद परियार जी के एक्सपीरियंस के बारे में सुनेंगे। उन्होंने कैसे एग्रीकल्चर फील्ड में अपनी शुरुआत की है और कैसे वो इस फील्ड में उन्होंने खुद का अपना बाग भी लगाया हुआ है। तो उनके बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने जीरो लेवल से स्टार्ट करके वो आज इस लेवल तक पहुंचे हैं कि उन्होंने खुद की अपनी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी बना ली है। तो अब हम अरविंद परियार जी से सुनेंगे उनके बारे में। सर, अपने बारे में कुछ बताइए हमें पहले। जी, मेरा नाम है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। लास्ट 10 ईयर मेरा एक्सपीरियंस है इसमें। 2014 में मैंने किया है अपना, और वहां से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है एग्रीकल्चर में। और जैसे ही मैंने यहाँ पर गांव में बैक किया, वापस आया और देखा यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या थी किसानों के बीच में, तो एक इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, एक यही कृषि एक सेक्टर है जिसमें असंगठित क्षेत्र है ये पूरा। इसमें कभी किसान अपना कोई डाटा अपने पास नहीं रखता है। किसान की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसको कृषि में, और जैसे ही मैंने 2014 में स्टार्ट किया तो लोगों ने यही कहा कि ये सब लगता है दिमाग ठीक नहीं है, नहीं अच्छी खासी नौकरी अपनी करता है, वापस आ गया बैक में। और इसी तरह मेरी जर्नी के साथ होती है। और मैंने एक एक साल है, और बागवानी में नींबू वर्गीय जो भी पौधे हैं वो सबके सब सक्सेस है यहाँ पर। नींबू का बहुत अच्छा बाग यहाँ पर हो सकता है, आपका आंवले का बहुत अच्छा हो सकता है, मौसम्बी का बहुत अच्छा हो सकता है। और मुझे लगता है 700-800 हेक्टेयर अभी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में लग चुका है बाग अपना। ये हमीरपुर के लिए बहुत अच्छी पहल है। हमीरपुर को जैविक जब से घोषित हुआ है, तो यहाँ पर काम बहुत तेजी से चल रहे हैं। और बागवानी में तो बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पर, जो भी साहब रहे, इसके पहले रहे और इस समय उमेश उत्तम रहे, तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों को उत्साहित कर रहे हैं। और 3000 पर मंथ इन्होंने योजना एक आई थी विभिन्न क्षेत्र, तो उसका भी लाभ देके किसानों को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। और किसान आगे बढ़ेंगे, तभी बढ़ेंगे जब वो अपना पूरा इनपुट से लेके आउटपुट तक पूरा लेखा जोखा तैयार करेंगे। और जब तक लेखा जोखा नहीं है तो आपको पता भी नहीं चलता है कि हम लॉस में जा रहे हैं या हम प्रॉफिट में जा रहे हैं। अरविंद जी, आपकी लास्ट में क्या होता है कि नहीं, यार हमें तो बहुत बड़ा जी आप में आपका कैसे, मतलब कृषि, पिछले हमारे आवाज थोड़े गड़बड़ हो गई थी, आप सही आ रही है आपकी वॉइस एकदम। तो अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा कृषि से रिलेटेड। तो जी बिल्कुल। सबसे पहले यही सवाल है कि आपने आपका खुद का एफपीओ है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे आप किसानों की मदद कर रहे हैं उसके थ्रू। और एफपीओ हाँ, क्या होता है, उससे पहले एफपीओ एफपीओ क्या पर होता हम है ये लोग, समझाइए हमारे ऑडियंस। जी जी, एफपीओ के बारे में तो इस समय मोदी सरकार ने जब से बात करना शुरू किया तो लोग धीरे सब जानने लगे, लेकिन जब हम लोगों ने इसको बनाया था तब नहीं जानते। और जब ये 10 किसानों को स्पेशली मिनिमम 10 किसान ऐसे चाहिए होते हैं जो 5 डायरेक्टर बनेंगे, 5 मेंबर बनेंगे, तो उसके लिए भी लोग तैयार नहीं होते थे। उनको ये लगता था पता नहीं क्या है ये। लेकिन जब से मोदी सरकार ने इसको खुले मंच में बोलना शुरू किया तो लोग अब जागरूक हुए हैं। और एफपीओ के, आप हमारे बेसिक एफपीओ है क्या? एफपीओ है किसानों का संगठन, किसानों के लिए काम करता है, और ये किसानों को बिजनेस बनाने के लिए
एक तरह से कह सकते हैं कि किसान उसको जब यूनिट में होगा तभी वो व्यापार की दृष्टि आएगी उसकी, क्योंकि हर व्यक्ति में वो कैपेसिटी नहीं है कि अपना प्रोडक्ट जो है वो जाके एंड यूजर को बेच सके। तो एफपीओ महती भूमिका इसमें निभा सकता है कि जैसे मान लीजिए क्लस्टर अप्रोच पे हम लोग काम करते हैं, 50 लोग दाल पे काम करते हैं, 50 लोग सब्जी पे काम करते हैं, 50 लोग मिल के काम करते हैं। इस तरह अगर हम आदत अप्रोच काम 50-50 के क्लस्टर पे करते हैं, तो आगे बढ़ने की संभावनाएं बहुत हो जाती है। जैसे हमें यहाँ दिल्ली कोई चीज बेचनी है, तो एक किसान को लेके जाके बेचेगा तो उसका तो भाड़े में ही चला जाएगा, रेंट में ही चला जाएगा, ट्रांसपोर्ट में। लेकिन अगर 50 किसान उसी चीज को लेके जा रहे हैं तो एक तक मर जाएगा और सबका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत कम होगी और उसको अच्छा मुनाफा भी आएगा। तो ये विदा एफपीओ के हम थोड़ी नहीं कर सकते हैं। एफपीओ संगठन बहुत जरूरी है, संगठन ही जी। है एफपीओ को एक तरह से कहा जाए। तो मतलब ये जी किसानों को संगठन बनाने के लिए 50-50 किसानों का संगठन बना दिया, जिससे हाँ क्या है जी सारे लोग बिल्कुल मिलके करेंगे तो ज्यादा सब लोगों को प्रॉफिट होगा। बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा प्रॉफिट और बार्गेनिंग करने की एक पावर आती है। जैसे हमें मान जी लीजिए कि सपोज एक एग्जांपल के तौर पे समझा जाए कि सभी किसानों को वन लीटर जो है पेस्टिसाइड की आवश्यकता है। जी तो जब वो लोकल मार्केट में जाता है तो वही 1 लीटर के जो दाम होते हैं वो 300 साढ़े 300 के आसपास रहेंगे 1 लीटर के। जब हम उसी को जैसे मान लीजिए हमारा 500 का संगठन है, 500 किसानों को 5 लीटर चाहिए मानिए, तो 500 लीटर हम सीधे जब ट्रेड करेंगे सीधे कंपनी के साथ में, तो के आपकी 200 के आसपास आ जाएगी, तो लगभग आपको आधे से कम से लगभग रेट में पड़ जाएगी। जी। तो इनपुट इनपुट का हो गया, आउटपुट के लिए आपको सेल करना है तो आप यहाँ दिल्ली बेंगलोर जाए, इवन विदेशों में भी सेल कर सकते हैं। उसके लिए जो भी सर्टिफिकेशन है वो हम लोग करवा रहे हैं किसान को, तो एपीओ सब ऑर्गेनिक चीजों में मदद सर्टिफिकेट करता है, सेल करने में, उनके लिए मार्केट फाइंड करने में। मदद करता है। हाँ हाँ बिल्कुल करता है। एफपीओ क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है कि बिना आप दूसरों की मदद किए आप खुद आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। आगे बढ़ना है तो आपको दूसरी मदद करनी पड़ेगी। जी, मैंने सुना है कि इसमें एफपीओ में किसान भी कुछ शेयर होल्डर होता है, कुछ किसान भी मतलब को भी मालिकाना हक मिलता है। हाँ जी जी, अब हम आते हैं हाँ बिल्कुल, इसमें जो है जैसे शेयर होल्डिंग के लिए जो गाइडलाइन आई है, इस बार की जो अपडेटेड गाइडलाइन है, 2000 मेंबर इसमें शेयर होल्डिंग अपनी लगा सकता है कंपनी में, और उसी के अकॉर्डिंग जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें उसको शेयर मिलता है। हमारी नेट प्रॉफिट में अगर 200 रुपए आते हैं तो उस किसान को 200 रुपए जो है बिना कुछ किए मिल जाएगा उसमें, उस कंपनी के द्वारा। अच्छा। तो ये उसका एक इन्वेस्टमेंट है कि 2000 उसने लगाया और 200 को एट द एंड ऑफ ईयर उसको नेट प्रॉफिट में उसको शेयर मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल कंपनी एक्ट की तरह है, इसमें किसी भी तरह का नहीं, कंपनी ही मैनेज, कंपनी एक्ट के द्वारा ही रजिस्टर्ड होता है एफपीओ। जी। तो एफपीओ फिर रजिस्टर्ड हो जाता है तो एफपीओ का फिर नेम हो जाता है, एफपीसी हो जाता है, फिर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। अच्छा जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं करते हैं तब तक वो एफपीओ की भूमिका में रहता है। अच्छा, एफपीसी हो जाता है रजिस्टर्ड होने के बाद। जी 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 जी। ठीक है। इसके अलावा कुछ और टाइप की खेती को भी प्रोत्साहन देते हैं एफपीओ, जैसे मैंने कई जगह देखा, जैसे तुलसी की बिल्कुल खेती, बिल्कुल। तो उसका हाँ क्या रोल है? जैसे हाँ बिल्कुल, इस औषधि खेती पे जैसे हमारा जो बनाया अपना एफपीओ, वो हमने बायोडायवर्सिटी बोर्ड से बनाया, उसका मेन फोकस जो है मेडिसिनल प्लांट पे है। जी और इस समय कोरोना काल में जो हम देख रहे हैं 2 साल से लगभग, तो इसकी इतनी ज्यादा डिमांड हुई कि आउट ऑफ स्टॉक है सबके पास लगभग। जैसे पतंजलि के पास भी मतलब जैसे ही कोरोना स्टार्ट हुआ तो 2 महीने में पूरा सेल आउट हो गया था उनका जितना प्रोडक्ट। आंवला जूस है, उनका जो गिलो है, गिलो घनवटी, जितना था कुछ सारी मार्केट में पूरा। तो आने वाला तो अस्पताल भी बना दिया गया भारत सरकार के द्वारा। तो उसको फंडिंग भी दे रहे हैं, तो रिसर्च भी इसमें हो रही है काफी। तो आने वाला समय मेडिसिनल पे है। जी किसान जो है उसपे उतने खर्चे भी नहीं है और मुनाफा इससे कहीं जाता है जो ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं। बिल्कुल।
तो जैसे मेडिसिनल खेती में क्या क्या चीजें अभी तक की हैं आपने, कि क्या किसानों की तरह देखी हैं, कि अपने एरिया में, जो हमारा एरिया है उस एरिया में आपने क्या जी क्या खेती? जी बिल्कुल। अपने अपने एरिया में लेमन ग्रास का और घास का, यानी जहाँ पे वाटर की जिसकी कम जरूरत है, वो कोई भी आप मेडिसिनल प्लांट यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा। तो मेरी जानकारी में करीब 400-500 बीघे में लगभग खाद का और इसका प्रोडक्ट चल रहा है। मेरे मित्र हैं, वो इसको अच्छे से कर रहे हैं, उसमें हम भी सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। और इससे क्या, हम मुझे लगता है किसानों को बहुत फायदा भी हो रहा होगा कि वो मेडिसिनल खेती कर रहे हैं तो बहुत अच्छे दाम भी मिल रहे हाँ बहुत, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, इस समय तो दाम, ये मान के चलिए कि डिमांड जितनी है उतनी सप्लाई नहीं है। हैं। अच्छा। रेट बहुत अच्छे मिल रहे हैं, जिसके पास भी प्रोडक्ट है तो मिल रहा तो सैफाली जी, आप जो, आप, मैं सैफाली जी से आप पूछना चाहेंगे? सर हम जो आपने बाग लगाया हुआ है सर, हम उसके बारे में और जानना चाहेंगे। कैसे है। जी, सर, अगर कोई हमने किसान जब चाहे। 2000, हाँ जी 2017 में हमने जो है अपना बाग स्टार्ट किया था। उस समय भारत सरकार की स्कीम थी, 3000 पर मंथ जो है उसकी रख रखाव के लिए सरकार ने 3 साल तक दिया हम लोगों को। और उसी ये बहुत बड़ा सपोर्ट है भारत सरकार का। इस साल भी बहुत सारा लक्ष्य आया है, केंद्र सरकार से भी आया है। तो जो किसान इसको लगाना चाहे, और तो इसमें सरकार डीएचओ साहब से मिल सकते हैं, अपने अपने जिले के जो भी हैं डीएचओ। तो बुंदेलखंड काफी अच्छा लक्ष्य आया है इस बार। और करीब 85 हेक्टेयर आया था इसमें 3000 पर मंथ वाली स्कीम में। और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, उसके लिए हमें डीओ साहब से बात करनी पड़ेगी। और इसमें क्यों करें, मतलब अभी एक एक क्वेश्चन आता है कि ये बागवानी ही क्यों हुई। बहुत सारे आज है कि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कितनी मारा मारी है। ऑक्सीजन नॉर्मल भी है, लोगों को लगता है कि ऑक्सीजन हमें कमी पड़ रही है। कोई ऐसा उसको स्वस्थ व्यक्ति को भी महसूस हो रहा है इस समय में। तो बाग जो है तो दो तरह के फायदे आपको देने वाले हैं। फल के रूप में आपको सीधा फायदा है, और जो क्लाइमेट को जो ऑक्सीजन मिल रही है वो अप्रत्यक्ष रूप से सबका फायदा है। तो ये एक ऐसा अप्रोच है जिसमें लोगों को जाना चाहिए। अगर जैसे उनके पास सोचा कि 10 बीघे खेती है, तो उसको कम से कम 2 बीघे में या 1 बीघे 2 बीघे में उसको बागवानी जरूर करनी चाहिए, जिससे को भी वो करेंगे, जिससे बारिश हमने बचपन में देखी है। इतनी बारिश होती थी कि वो लगातार 3 महीने, 2-3 महीने बारिश होती थी। आज तो 2 दिन 3 दिन में बारिश बंद हो जाती है। तो उसका कारण यही है कि पेड़ों की संख्या इतनी ज्यादा कम हो गई है अपने सराउंडिंग में, कि बादल जो है निकल जा रहे हैं, बारिश हो नहीं पाती है। अगर हम चाहते हैं कि क्लाइमेट में जो ये इस तरह से चेंज आ रहा है, एकदम से हमेशा आता रहता है, लेकिन उसको हम ठीक कर सकते हैं अपने तरफ। उसको यही हमारे पास रास्ता है, बागवानी करें तो फल आपके नेट इनकम आप कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, और श्रम बहुत कम लगेगा, आपको मुनाफा बहुत अच्छा होगा। तो इस पे एक मैं अंतिम बात ये कहना चाहूंगा कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो क्या करते हैं, बाकी जो ज्यादा करते हैं वो 1 साल वाली फसलें इनको करते हैं, पेरेनियल क्रॉप करते हैं, सीजनल क्रॉप करते हैं। जो जिसको इस पे नहीं है, ट्रस्ट नहीं होता कि पता नहीं फल होगा कि नहीं होगा। जब आप आम बोएंगे तो आम ही आएगा ना, बबूल बोएंगे तो आएगा। तो इस धारणा को क्लोज कर सकते हैं। मतलब बागवानी आज नहीं पहले से भी है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, और नहीं कर सकता आदमी को 1 बीघे में तो करे ही, जिससे उसका पक्षी रहे, बिजनेस भी करे प्लस साथ में भी लगाए, 4-4 5-5 करके सब कुछ लगा देगा। आप सोचिए कि अगर डॉक्टर के पास नहीं जाना है, पैसे कमाने का कोई मतलब है कि हम 5 लाख 10 लाख पीछे भागते रहे, लास्ट में हम हम एक हॉस्पिटल में दे आए। तो स्वास्थ्य जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए बाग जरूरी है। इसी पे मैं अपनी बात इस पे बागवानी पे खत्म करूंगा।
धन्यवाद सर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए हमें। सर हम ये लास्ट क्वेश्चन है कि सर हमारे बुंदेलखंड में बागबानी में कौन सा ऐसा मतलब फ्रूट है कि हम लगा सकते हैं जिसकी अच्छी पैदावार हो और क्वालिटी भी अच्छी हो, जो मार्केट में जाए तो उसका किसानों को अच्छा दाम मिले, तो ऐसा कौन सा फल है? जी, इसमें हम कुछ कोट करेंगे जो एक तो यहाँ पर बहुत अच्छा मतलब नुकसान नहीं किसी भी तरह का, और उत्पादन होता है, भी अच्छा मिलता है। और दूसरा एक नींबू बहुत अच्छा है एरिया के लिए कि इस बुंदेलखंड रीजन में नींबू आप कहीं पर भी बेच सकते हैं, आपके लोग मिल जाएंगे। मार्केट में किसी भी मार्केट में चले जाइए तुरंत आप देख सकते हैं। तो नींबू का बागान लगाते हैं और मौसम्मी का मतलब मैं करूंगा ये दो बात दो है। बाकी अमरूद भी बहुत अच्छा है, लेकिन अमरूद में कुछ अच्छा है अपने स्तर पर क्योंकि उसमें बाग नहीं है, तो जो पंछी से काफी नुकसान पहुंचाते हैं अमरूद के बाद। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका जो बागा सह होता है उसको तोड़ नहीं सकते हैं, और शॉर्ट मतलब उसका टेस्ट भी ऐसा होता है उनको नहीं आ रहा है। तो मौसमी और में आप जा सकते हैं यहाँ लोकल जो बुंदेलखंड के लिए वो बहुत अच्छा है। और थर्ड पे जाना है तो जा सकते हैं आप अमरूद में। अंत में सर एक और थैंक यू। सवाल आपसे पूछना चाहेंगे सर, जैसे हमारे बुंदेलखंड में सर कटिया गेहूं बहुत जी प्रसिद्ध है सर, उसके बारे में आप बताना चाहेंगे कटिया गेहूं क्या होता है? जी, कठिया गेहूं जो है तो आप उसको ब्रांड में ले सकते हैं, और उस मोटा गेहूं भी अपने आप में उसमें जो है प्रोटीन की मात्रा जो यहाँ पर जो उत्पादन होता है गुजारा करते हैं तो उससे डबल होता है प्रोटीन वैल्यू जो है। और कार्बोहाइड्रेट मतलब इसका जो दलिया आप खाते हैं तो मान के चलिए कि जो डाइजेशन समस्या होती है इस समय लोगों को, तो कठिया ही डॉक्टर आज रिकमेंड कर रहे हैं अच्छा, जिसको समस्या हो रही है, मतलब किस किस की, हाँ डायबिटीज वगैरह की हाँ बिल्कुल जी, बुंदेलखंड रीजन में। मतलब इसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत ही अच्छे से बुंदेलखंड में। हाँ फायदे तो आप ये कहेंगे स्वस्थ रहना तो कटिया खाइए, कटिया खाइए। ये कह चलिए, सकते हैं, सीधे रेकमेंड कर सकते हैं। सो अंत में हम एक छोटा सा धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है, तो स्वामी जी सात्विक स्टोर, जहाँ पे हम उच्च गुणवत्ता के आपको कटिया गेहूं का दलिया प्लस आपको सत्तू और उच्च गुणवत्ता की दालें जो खुद खेतों में उगाई जाती है, घर में बनाई जाती चीजें, वो आपको मिलेंगी। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके देखिए। और नंबर भी दिया है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है ऑर्डर करने में तो आप उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो धन्यवाद अरविंद सिंह जी हमारे साथ एक अच्छी वार्ता करने के लिए कृषि पे चर्चा। तो ये कृषि पे चर्चा का एपिसोड 1 था। हम आपको और भी आगे एपिसोड में बुलाते रहेंगे और आपसे चर्चा करते रहेंगे अलग अलग टॉपिक के जी बारे में धन्यवाद। समय समय पे। धन्यवाद। तो यहीं पे सफाली जी कुछ एंड करना चाहें? थैंक यू सर अपना महत्वपूर्ण समय हमारे साथ देने के लिए सर। और हमारी पहल है कि सफाली जी लोगों तक। धन्यवाद, आपने मुझे इतना मंच पे अपनी बात रखने के लिए अपना धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर, थैंक यू सर।